नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा टॉपिक वाइज की जा रही है और जो भी टॉपिक की चर्चा होती है उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया जाता है। उसी क्रम में दोस्तों इतिहास की उसी श्रृंखला के सीरीज में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे संस्कार। और दोस्तों ये जितने भी 16 संस्कार हैं, इन संस्कारों का ये देखेंगे कि अब वैज्ञानिक कोई लॉजिक था, ये हिंदुओं के ये जो 16 संस्कार कैसे आए, क्यों आए। तो हम लोग ये देखेंगे कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक कारण क्या है हर संस्कार का। दोस्तों उसके साथ संस्कारों से रिलेटेड जितने भी अभी तक नेट, यूपीपीएससी, यूपीजीटी, टीजीटी, एसएससी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, संस्कार से लेके लास्ट में हम लोग यहीं पे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ भी इतिहास संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है या कोई अन्य पीएचडी या अन्य रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पता चल जाता है। अब दोस्तों हम लोग एक एक संस्कार का रिलेटेड करेंगे पोस्टमार्टम। तो पहले तो दोस्तों आपको यही बताना चाहेंगे कि संस्कार का अर्थ क्या है। तो दोस्तों संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार करना या शुद्ध करना। तो किसे परिष्कार करना, किसे शुद्ध करना? तो दोस्तों अछूत को। अछूत कौन होता है जिसे शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों प्रसूत और प्रसूता। प्रसूत मतलब बच्चा यानी जच्चा, मतलब बच्चा और लेडीज। तो दोस्तों संस्कार क्या होता है? दोस्तों संस्कार के अकॉर्डिंग जन्म के समय हर व्यक्ति अछूत होता है, संस्कार ही उसे छूत बनाते हैं। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना कि संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार करना, शुद्ध करना। ये किसे शुद्ध करना? अछूत को, यानी अछूत कौन? प्रसूत और प्रसूता। अब दोस्तों हम लोग एक एक संस्कार पे चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि संस्कारों का उल्लेख कहाँ है। दोस्तों वेदों में है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में दोस्तों जो संस्कार थे उनके बारे में अनेक संस्कारों की व्याख्या की गई है। दोस्तों और कहाँ संस्कारों का व्याख्या की गई है? तो दोस्तों धर्मसूत्र में की गई है। मैंने आपको, जिन लोगों को धर्मसूत्र ना पता है, धर्मसूत्र की एक आपको क्लास ले चुके हैं, आप लोग देखिएगा, वीडियो वाली प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको धर्मसूत्र क्या होता है, कितने धर्मसूत्र होते हैं, विस्तार से हमने चर्चा की है। तो दोस्तों संस्कार का उल्लेख एक तो धर्मसूत्र में, दूसरा स्मृतियाँ। स्मृतियों को भी हम क्लास ले चुके हैं, इसका भी आप लोग देखिएगा जिन लोगों को ना पता है। तो दोस्तों किस धर्मसूत्र में ये जो संस्कार थे इनका उल्लेख है? गौतम धर्मसूत्र। कितने संस्कार इसमें? दोस्तों 48 संस्कारों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों किस स्मृति में बताया गया है? मनु स्मृति में बताया गया है। इसमें दोस्तों कितने 13 संस्कारों का बताया गया है। तो आप लोग ये तो समझ में गए होंगे कि संस्कार का अर्थ होता है शुद्ध करना या परिष्कार करना। सबसे पहले अथर्ववेद में कई संस्कारों की व्याख्या की गई है और दूसरा धर्मसूत्रों में इनका उल्लेख है, स्मृतियों में, धर्मसूत्र में, गौतम धर्मसूत्र में, और स्मृतियों में, मनु स्मृति में। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी स्मृति में संस्कारों का उल्लेख है, तो आपको लगाना है मनु स्मृति। अगर पूछा जाए कि एग्जाम में किस धर्मसूत्र में संस्कारों का उल्लेख है, तो गौतम धर्मसूत्र, तो आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि कितने संस्कार होते हैं। तो वर्तमान में संस्कार कितने हैं? 16। और हम लोग एक एक संस्कार का क्या वैज्ञानिक कोई लॉजिक था वो भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जितने भी अभी तक टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी सभी प्रश्नों को यही सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चोलप्राशन, नवा कर्णवेद, दसवां विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत या इसे ही गोदान भी कहा जाता है, 14 समावर्तन, 15वां विवाह, 16 अंत्येष्ट। तो दोस्तों आपको ये सभी संस्कार याद रखने हैं। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं वो हम आपको जो जो जितने भी पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये सभी क्रम से याद होने चाहिए। कि कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा देता है? पूछ देता है कि सीमांतोन्नयन और समावर्तन के बीच में कितने संस्कार थे। पूछ देगा कर्णवेद और अन्नप्राशन के बीच में कौन सा संस्कार है। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक तो ये याद रखना कि मनु स्मृति में उल्लेख है, गौतम धर्मसूत्र में उल्लेख है, और ये 16 है, 16 का क्रम याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि वैज्ञानिक क्या क्या लॉजिक था कौन से संस्कार का। तो दोस्तों पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। तो दोस्तों हिंदू धर्म में काम यानी सेक्स को दो रूप में व्याख्या करता है। हिंदू धर्म में सेक्स की दो रूप में व्याख्या करता है। कौन? एक तो होता है काम सुख और दूसरा होता है संतान। काम सुख मतलब सेंसुअल प्लीजर होता है। तो दोस्तों ये गर्भाधान वाला नहीं है, ये होता है संतान वाला। संतान के लिए किए जाना वाला संबंध क्या है दोस्तों? संस्कार है।
और ये संस्कार कब होना चाहिए? रात्रि में होना चाहिए। रात्रि में दोस्तों 2 पहर होते हैं, एक प्रथम पक्ष, एक द्वितीय पक्ष। तो ये हिंदू मैथोलॉजी है, इसके अनुसार इसमें जो प्रथम पक्ष में अगर आप करेंगे संबंध तो लड़कियां पैदा होगी, सेकंड पक्ष में करेंगे तो लड़के पैदा होंगे, ऐसे माना जाता है। ये कोई वैज्ञानिक यहाँ पे लॉजिक नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझ गए होंगे कि गर्भाधान ये सेक्सुअल पीजल वाला नहीं, संतान के लिए की जाने वाला संबंध है। तो गर्भाधान दोस्तों क्या है? गर्भाधान तो आप समझने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि पराशर स्मृति में क्या कहा गया है। आप यहाँ पे ये तो समझ गए होंगे कि गर्भाधान संतान के लिए किए जाने वाला संबंध होता है। और दोस्तों पराशर स्मृति में इसको एक क्या बनाया गया है? इसको धर्म का अमली जामा पहनाया गया है। कैसे? दोस्तों पराशर स्मृति कहती है कि सेक्स इन संतान पैदा करना अनिवार्य बना दिया। क्यों? क्योंकि पराशर स्मृति के अनुसार दोस्तों ऐसी स्त्री जो लेडी क्लॉक में ना हो तो उसे सहवास के लिए उपस्थिति होना होगा। यदि ऐसा नहीं करती है तो उसका अगला जन्म सूअर का होगा। कहाँ लिखा है? पराशर स्मृति में। क्यों? ये पराशर स्मृति जब लिखी गई तो काफ़ी उस समय हलचल थी, इसलिए क्या नाम ज़्यादा से ज़्यादा संतानों की जरूरत थी, इसलिए बनाया गया। यदि पुरुष ऐसा नहीं करता है तो वह हत्या का भागीदार बनता है। तो ये लिखा है पराशर स्मृति में, ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं। दोस्तों गर्भाधान क्या है? पहला संस्कार पुरुष वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर देना गर्भाधान है। तो आप लोग पहला तो समझ गए होंगे कि पराशर स्मृति में गर्भाधान से रिलेटेड क्या लिखा है, और ये भी समझ गए होंगे कि गर्भाधान क्या होता है। और दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि प्रथम जो गर्भाधान वाला संस्कार है इसको लेके प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है इस दिन गर्भाधान को उपयुक्त नहीं मानता है। ये प्रश्न पूछा जाए अगर किस दिन गर्भाधान को प्रश्नोपनिषद उपयुक्त नहीं मानता है, तो दोस्तों ये रात्रि को मानता है उपयुक्त, लेकिन दिन को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि कहता है क्योंकि इस समय व्यक्ति का मानसिक स्थिति केंद्रित नहीं होती है। तो यह दिन में क्या मानता है? यह दिन में गर्भाधान को उपयुक्त नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति में दिन में मानसिक स्थिति केंद्रित नहीं होती। तो आप ये भी याद रखिएगा कि प्रश्नोपनिषद और पराशर स्मृति में क्या कहा गया है? गर्भाधान। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरा संस्कार। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार। तो इससे रिलेटेड क्या वैज्ञानिक कोई लॉजिक है वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये पुंसवन संस्कार जो दोस्तों होता था, ये गर्भ धारण जब हो जाता था तो उसके तीसरे माह में किया जाता था। कब किया जाता था? जब चांद शुक्ल पक्ष के पुण्य नक्षत्र में होता था, अर्थात बढ़ता हुआ चांद जब हो तब किया जाता था उसके शुक्ल पक्ष में। और कब? गर्भधारण के तीसरे माह में। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? पुत्र पाना। तो कैसे किया जाता था ये? अब ये प्रश्न बनता है कि पुंसवन संस्कार ये तो आपको पता चल गया कि तीसरे माह में किया जाता है, कब किया जाता है ये भी पता चल गया। कैसे किया जाता था? तो दोस्तों क्या होता था, बरगद या बट वृक्ष की जो छाल होती है उसके अर्क को निकाल के पत्नी की नाक या कान, कहीं कहीं पे नाक या कहीं कहीं कान में डाला जाता था। दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि किसी किसी किताब में चौथा लिखा होता है, लेकिन बेसिकली अधिकतर यही सर्वमान्य है तीसरा माह। चौथा माह क्यों नहीं होता है? क्योंकि चौथे माह से लिंग का निर्धारण चौथे माह हो जाता है, तो इसलिए आप ये तृतीय माह ही किया जाता था। तो दोस्तों आप गर्भाधान समझ गए होंगे, पराशर स्मृति में क्या लिखा है वो समझ गए होंगे, और ये पुंसवन संस्कार ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं तीसरे संस्कार। तो तीसरा संस्कार होता है सीमांतोन्नयन। तो सीमांतोन्नयन दो शब्दों से मिलकर बना है, सीमांत प्लस उन्नयन। तो सीमांत मतलब बाल होता है, उन्नयन मतलब उठाना होता है। तो दोस्तों सीमांतोन्नयन ये तीसरा संस्कार क्या है? मंत्रोच्चारण के बीच पत्नी के बालों को ऊपर उठाना ही सीमांतोन्नयन है। तो इसमें बालों को उठा के किया क्या जाता था? उस समय उसके सिंदूर को बालों में डाला जाता था। क्यों डाला जाता था? उद्देश्य क्या था? स्त्री के शरीर में एंटीसेप्टिक उत्पन्न करना, मतलब एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया वगैरह अगर गंदगी वगैरह हो तो उससे रक्षा करना। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी लॉजिक किसी किसी किताब में दिया होता है कि सीमांतोन्नयन इसलिए भी होता था, ये जो भूत भूत या बाधा वगैरह होती है, टोना टटका होता है, इनसे बचाने के लिए भी सीमांतोन्नयन किया जाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक लॉजिक ये है कि एंटीसेप्टिक से मतलब रक्षा करने के लिए ये लॉजिक सिंदूर को डाला जाता है कि सिंदूर में मरकरी होती है। तो आप लोग ये तीसरा भी समझ गए होंगे, पहला गर्भाधान, तीसरा दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन। अब दोस्तों चौथा जो होता है संस्कार वो होता है जात कर्म। तो ये जात कर्म दोस्तों कब होता है? ये जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। दोस्तों इस संस्कार से रिलेटेड हम लोग पिछले साल के प्रश्नों को भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आप लोग याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये जात कर्म क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो नार होती है, बच्चे का जन्म होता है तो नार काटने के बाद तुरंत के बाद कौन ये कार्य करता है, पिता। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसकी नार काटी दी जाती है और पिता यह कार्य करता है। तो पिता ये जात कर्म में क्या करता है, ये दोस्तों शहद और देसी घी को मिलाता है और जवान पर रखता है। इसके तुरंत बाद माँ स्तनपान कराती है। तो ये दोस्तों बच्चा शहद और देसी घी क्यों रखता है, कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका दोस्तों उद्देश्य है बच्चे को रोग से मुक्त कराना। लेकिन इसका आपको ये यहाँ पे याद रखिए, शहद और देसी घी मिला के जहर भी बन जाता है। तो लेकिन यहाँ पे एक रेशियो में ही मिलाया जाता था, नहीं बच्चा मर भी सकता है यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है कि ये जात कर्म कौन करता है, पिता करता है। कब करता है, जन्म के तुरंत बाद। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म के तुरंत बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो आंसर होगा जात कर्म। कौन करता था, पिता करता था। क्या करता था, शहद और देसी घी मिला के बच्चे की जबान पर रखता था, उसके बाद माँ स्तनपान कराती थी। क्या उद्देश्य क्या था जात कर्म का, दोस्तों बच्चों को रोग मुक्त करना, ये साइंटिफिक लॉजिक था। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं पांचवें पे। तो पांचवा होता है नामकरण। आपको ये एक एक सबका संस्कार का सीरियल याद रखना है। तो नामकरण दोस्तों कब होता है, जन्म के 10वें दिन नाम रखा जाता था। फिर उसके बाद दोस्तों छठा होता है निष्क्रमण। तो आप लोगों को पता होगा निष्क्रमण मतलब बाहर निकालना या बाहर निकलना। गौतम बुद्ध, अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो वहां पे भी ये शब्द पढ़ा होगा निष्क्रमण। तो दोस्तों निष्क्रमण कब होता था, बच्चे के जन्म के चौथे माह। तो आपको ये याद रखना है कि निष्क्रमण बच्चे के चौथे माह होता था। और निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर जाना। तो दोस्तों ये क्रिया कौन करता था, पति और पत्नी दोनों करते थे। कहाँ बाहर करते थे, कैसे, घर में के बीच में आंगन होता था, उसके बीच में, ये घर के बीच में आंगन है, यहाँ पे बच्चे को रखा जाता था। अन्य लोग भी आते थे, सूर्य की किरणें सीधे आंखें पड़ती थी, बच्चा अपनी आंख खोलता था। और इसमें क्या होता था, ये क्यों कार्य किया जाता था निष्क्रमण, इसमें घर के आंगन के बीच मंत्रोच्चारण और गति के बीच उद्देश्य दोस्तों का है बच्चे को समाज से परिचित कराना होता था। कैसे मोहल्ले अन्य वगैरह लोग आते थे, इस बच्चे को देखते थे। ये तो आपको ये याद रखना है, ये निष्क्रमण जो होता है छठा संस्कार है और जन्म के चौथे वर्ष होता है, मतलब जन्म के चौथे माह होता है। और पति पत्नी बच्चे को आंगन में लाके यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह भी करती है, मंत्रोच्चारण वगैरह होता था। तो आप समझ गए होंगे निष्क्रमण क्या है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन जो सातवां संस्कार है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अन्नप्राशन कौन सा संस्कार है, तो ये सातवां है। ये दोस्तों कब होता था, 6 माह बाद। पहले 4 माह के बाद तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा संस्कार होता है। अब आपको अन्नप्राशन याद रखना है। तो ये 6 माह बाद इसमें क्या होता था, अर्थात ये इससे पहले, ये अन्नप्राशन से पहले बच्चे के साथ क्या होता था, इससे पहले पूर्व माँ दूध पिलाती थी बच्चे को। 6 माह तक उसे कोई भी कुछ आइटम नहीं खिलाया जाता था, उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता था। लेकिन 6 माह बाद दोस्तों अन्नप्राशन सातवां ये जो संस्कार है ये होता था। तो इसमें खिलाया क्या जाता था अन्न, तो दोस्तों इसके अन्नप्राशन में क्या खिलाया जाता था, दोस्तों खिचड़ी खिलाई जाती थी। जितने भी अनाज हो सके उसे मिलाकर खिलाई जाती थी। खिचड़ी में जितनी भी दाल वगैरह होती थी सब मिला के खिलाई जाती थी। दोस्तों ये अन्नप्राशन कराया क्यों जाता था, इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बच्चे को पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए ये अन्नप्राशन कराया जाता था दोस्तों। लेकिन ये बच्चों को, ये खिचड़ी किसे खिलाई जाती थी, लड़कों को। अगर लड़की है तो उसे क्या प्रेफर किया जाता था, यदि दोस्तों लड़की है तो उसे मछली खिलाई जाती थी। मछली खिलाई जाने का क्या उद्देश्य था, कि शरीर में लोचकता है, क्योंकि मछली बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो लड़की को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये मछली खिलाई जाती थी। तो दोस्तों आप अन्नप्राशन का लॉजिक समझ गए होंगे कि खिचड़ी क्यों खिलाई जाती थी, बच्चे को पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाना, और मछली लड़कियों को खिलाई जाती थी। तो अन्नप्राशन वाला आपका सातवां ये संस्कार कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम आठवां संस्कार है चौल कर्म। चौल कर्म को दोस्तों और क्या कहते हैं, मुंडन संस्कार। आप लोग इस मुंडन संस्कार से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, तो इसका आप ये भी याद रखिए कि आठवां संस्कार है ये। तो इसका ये आप पूछा जा चुका है। दोस्तों ये कब किया जाता था, तो दोस्तों 1 से 5 वर्ष के बीच किया जाता था। यह संस्कार कौन करता था, दोस्तों बुआ को ही प्रीफर किया जाता है, बुआ ही ये संस्कार करती हैं। लेकिन अब तो अगर बुआ ना हो तो अन्य भी बुआ को ही बना ली जाती है। दोस्तों ये क्यों मुंडन संस्कार क्यों क्यों किया जाता है, बच्चे को सफाई से परिचित कराना। तो ये इसका वैज्ञानिक लॉजिक है कि ये मुंडन संस्कार बच्चे को सफाई से ज्ञान कराने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नवां। तो नवां है दोस्तों कर्णवेद। ये भी आपको याद रखनी है, ये नवां कौन है, एग्जाम में अगर पूछा जाए नवां संस्कार कौन है, तो कर्णवेद। दोस्तों कर्णवेद का दोस्तों साइंटिफिक वैज्ञानिक लॉजिक क्या होता है, क्यों होता है ये, तो दोस्तों कर्णवेद इसलिए किया जाता है कि हाइड्रोसिल या हार्निया जैसे रोग से बचाना। ये वैज्ञानिक लॉजिक है कर्णवेद का।
दोस्तों उसके बाद दसवां जो आश्रम होता है, जो दसवां क्या नाम संस्कार होता है, जो दसवां संस्कार होता है वो होता है विद्यारंभ। तो विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है यहाँ न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के बीच होना चाहिए। जो विद्या आरंभ होगी वो मिनिमम 3 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसमें दोस्तों विद्यारंभ इसमें संस्कार में क्या होता है, इसमें दोस्तों ब्राह्मण बच्चे को पूर्व की दिशा में बैठाकर, ब्राह्मण जो होता है दोस्तों वो बच्चे को पूर्व दिशा में बैठाकर ओम शब्द का जाप कराता था, और इसी के साथ माता पिता इसके पहले शिक्षक बन जाते थे। इसके बाद बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जा सकता था। आप लोग ये समझ गए होंगे कि विद्यारंभ जो होता था ये 3 से 5 साल के बीच में होता था। इसमें दोस्तों विद्यारंभ में ब्राह्मण जो होता था वो बच्चे को पूर्व दिशा में बैठाकर ओम शब्द का जाप कराता था, और इसी के साथ जो माता पिता होते थे वो पहले शिक्षक बन जाते थे। अब माता पिता बच्चे को अक्षर ज्ञान करा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग विद्या आरंभ भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है उपनयन संस्कार। तो दोस्तों उपनयन संस्कार की क्या है, ये न्यूनतम दोस्तों 8 वर्ष और आयु के बच्चे में शिक्षालय में नाम लिखाया जाता था। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चे का शिक्षालय में नाम कब लिखाया जाता था, कौन से संस्कार में, तो उसका आंसर है उपनयन। दोस्तों आपको ये भी याद रखना कि ये मिनिमम 8 वर्ष जो आयु है ये ब्राह्मण के बच्चे के लिए है। ये 8 वर्ष ब्राह्मण बच्चे के लिए क्यों है, अन्य के लिए 12 वर्ष क्यों है। और दोस्तों आपको ये भी बताएं, क्षत्रियों के लिए वैसे के लिए 11 होती है और वैश्य के लिए 12 होती है। तो आप समझ गए होंगे 8, 11, 12 ये वर्ष होती है। 12 होती है दोस्तों वैश्य के लिए, 11 होती है क्षत्रिय के लिए, 8 होती थी ब्राह्मण। तो 8 वर्ष ब्राह्मण के लिए क्यों होती थी, क्योंकि ब्राह्मण का घर ही शिक्षालय था, क्योंकि वो तो बच्चा जो होता था वो घर ही में रहता था, वहीं पढ़ता था, इसलिए ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष रखी गई। दोस्तों आपको एक और भी बात बताएं, इसमें क्या होता था, जनेऊ धारण वगैरह होता था। तो आपको ये भी बताएं, आपको ब्राह्मण के लिए जनेऊ किसका बना होता था, कपास का। और दोस्तों जो क्षत्रिय होते हैं उनका जनेऊ काय का बना होता है, ऊन का। और दोस्तों जो वैश्य होते थे उनका जनेऊ काय का बना होता था, सन का। तो ये आपको मैंने बेसिक जानकारी दी गई है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो आप उपनयन संस्कार समझ गए होंगे कि ब्राह्मण ये मतलब शिक्षालय में नाम लिखवाया जाता था, जैसे आप लोगों का LKG वगैरह में आपके घर वाले नाम लिखाते हैं, उसी प्रकार उपनयन संस्कार में बच्चे का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग 11 भी समझ गए होंगे। 12 दोस्तों ये वैकल्पिक होता है, ये बाद वेदारंभ होता है। ये क्या होता है, एक विकल्प था दोस्तों, लेकिन ब्राह्मणों के लिए यह करना चाहिए। ये अनिवार्य जरूरी नहीं था कि आप कीजिए, लेकिन ये ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य था कहीं कहीं पे। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि वेदारंभ क्या है, वेदों को सीखिए, वेदों को पढ़िए। तो 13वां पे चलते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मतलब संस्कार था, केशांत। तो केशांत को दोस्तों और क्या कहते हैं, गोदान। केशांत मतलब अपने केशों को दान कर देना। तो दोस्तों ये कब किया जाता था, शिक्षा पूरी होने के बाद केशों का अंत कराना। कौन कराता था ये केशों का अंत, तो दोस्तों गुरुकुल कराता था। इसके बाद गुरुकुल का शिक्षक ही अपने शिष्यों और शिष्याओं को स्नान कराता था। दोस्तों क्या होता था केशांत में, ये जो गुरुकुल होता था ये केश मतलब केशों का दान कराता था, केशों का। और ये क्या करता था, फिर शिष्याओं को और शिष्यों को ये स्नान कराता था। और जब ये स्नान हो जाता था तो बच्चे क्या होते थे, स्नातक। इसी के साथ वह स्नातक हो जाते थे, जब गुरुकुल बच्चे को स्नान करा देता था। और जब ये स्नातक हो जाते थे तो स्नातक होने के बाद गुरुकुल का कोई निर्देश भी तो होगा, गुरु दक्षिणा वगैरह भी तो कोई ये मांगता होगा गुरुकुल। तो इसमें क्या करता था, ये क्या कहता था सभी शिष्य शिष्याओं से, भिक्षावृत्ति का पेशा अपनाएं। और ये कब तक अपनाएंगे, अर्थात या दोस्तों जब पढ़ाई हो जाती थी गुरुकुल में, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद पहला पैसा क्या होता था, तो पहला पैसा होता था भिक्षावृत्ति। और दोस्तों ये भिक्षावृत्ति का उद्देश्य क्या होता था गुरुकुल का, अभिमान या अहंकार तोड़ना। आपने सुना भी हो गया विद्या ददाति विनयम। तो दोस्तों आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि ये केशांत या गोदान कौन सा संस्कार होता है, कि इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को मतलब ये स्नातक हो जाते हैं और फिर उनका जो गुरुकुल होता है उनका पहला निर्देश होता है भिक्षावृत्ति का पेशा अपनाइए। और ये इसका उद्देश्य क्या होता था, अभिमान या अहंकार को तोड़ना। ये जो भिक्षावृत्ति होती थी ये कितने दिनों तक लोग चलती थी दोस्तों, 6 माह तक जो होता था शिष्य और शिष्याएं भिक्षा मांगती थी। दोस्तों इसकी पूर्णता कैसी होती थी ये भिक्षा, तो 6 महीने हो जाते थे तो माँ द्वारा दिए गए भिक्षा को गुरुकुल में जमा कराना। तो ये पैसे के रूप में नहीं होता है, ये पुनः समस्त जमा को गाय को क्रय करके दान कर देते थे गुरुकुल को। तो गाय खरीद के दान करते थे।
अब आप तो ये तो समझ गए होंगे कि केशांत क्या होता है। इसमें बच्चा स्नातक वगैरह होता है, पढ़ाई गुरुकुल में कंप्लीट होती है और स्नातक के बाद गुरुकुल आदेश देता है कि आप लोग अपना अपना क्या नाम भिक्षाव्रत कीजिए उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, और फिर गाय वगैरह खरीद के उन्हें दे देता है। फिर 14 दोस्तों संस्कार होता है समावर्तन। इसमें क्या होता है, जब वो भिक्षावृत्ति वगैरह गाय वगैरह दे देता है तो समावर्तन दोस्तों संस्कार क्या है, वो गुरुकुल से लौट के आएगा। तो इसके बाद घर से वापिस जाना अर्थात घर को वापिस जाना ही समावर्तन है। तो गुरुकुल से भिक्षावृत्ति जो गुरुकुल ने निर्देश दिए थे वो कंप्लीट करना और घर को वापिस आ जाना संस्कार क्या है, समावर्तन। फिर उसके बाद दोस्तों जब घर में आके क्या करेगा वो लड़का, तो लड़का लड़की क्या करेगा, विवाह करेगा। तो विवाह संस्कार कौन सा है, 15। तो दोस्तों यह गृहस्थ आश्रम का पहला संस्कार है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गृहस्थ आश्रम कौन सा है, ये गृहस्थ आश्रम का पहला संस्कार कौन सा है, तो दोस्तों विवाह। तो दोस्तों विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह होते हैं 8 प्रकार के। एक प्रशस्ति विवाह होते हैं, दूसरे अप्रशस्ति विवाह होते हैं। तो 4 विवाह तो प्रशस्ति विवाह होते हैं, ब्रह्म देव आर्ष प्रजापति। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हम लोग जो विवाह हिंदू में चल रहा है प्रजापति चल रहा है। और अप्रशस्ति विवाह 4 कौन से हैं, असुर गंधर्व पिशाच और राक्षस। इन विवाह से रिलेटेड हम लोग एक अलग से वीडियो बना के उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि पांचवा जो जो 15वां संस्कार है वो विवाह है। और ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के कि यह गृहस्थ आश्रम का पहला संस्कार है। एग्जाम में यही पूछा गया था कि गृहस्थ आश्रम का पहला संस्कार कौन सा है। फिर लास्ट में दोस्तों होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो इसमें क्या होता है, अंत्येष्टि में जो दोस्तों दत्तात्रेय ऋषि ने दुनिया में पहली बार इनके मंत्रों की रचना की। अंत्येष्टि जब होती है मतलब कोई डेड बॉडी होती है उसको सब दाह किया जाता है, उसे चिता को जलाया जाता है, तो उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो उनकी रचना किसने की है, दत्तात्रेय ऋषि ने। और दोस्तों ये इसमें 3 पाठ होते हैं मंत्रों में। तो जो ये पाठ करता था उसी ही दोस्तों त्रिपाठी कहते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में त्रिपाठी होते हैं। और चतुर्पाठी चतुर्वेदी या अन्य क्या उनके बारे में भी जब हम लोग धीरे धीरे इतिहास पढ़ेंगे, कायस्थों का उत्पन्न कैसे हुआ, ये सब हम लोग आपको चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिपाठी कहाँ से आया। तो दोस्तों ये जो 3 पाठ जो ब्राह्मण करते थे उसे त्रिपाठी कहते थे, ये दत्तात्रेय ऋषि ने बनाए। दोस्तों ये स्टेटमेंट आपको बताएंगे आगे कि सुभद्रा को तो जाना ही था, वह अर्जुन के साथ चली गई तो इसमें बुरा क्या हो गया। अरे माँ कैसी मर्यादा जिसे खुद तोड़ा गया हो। ये हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे धार्मिक आंदोलन। आप लोग ये 16 संस्कार समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं सीजीएल ईजीएल लगा के, उनमें कौन कौन से प्रश्न संस्कार से पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको 16 संस्कार समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्न पूछा गया है कि पहला तो यही कि संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु के ज्ञन प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो यही मैंने आपको बताया था, परिष्कार या शुद्धता या पवित्रता, ये मैं आपको बताया था। दूसरा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है। दोस्तों सूत्र साहित्य में और स्मृति साहित्य में। मैंने आपको ये भी बताया कि सूत्र साहित्य कौन सा था, गौतम सूत्र, और स्मृति भी मैंने बताई आपको मनुस्मृति, लेकिन एग्जाम में यही आंसर दिया था। फिर दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों 16। ये तो पता ही है। अब दोस्तों ये आपको सब याद रखने हैं। 16 संस्कार मैंने आपको बता चुके हैं, इनकी क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है। कैसे क्या दे देगा, 4 संस्कार दे देगा और कहेगा कि क्रम से सजाइए। अन्य दोस्तों एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया है कि 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन है, तो मैंने आपको बताया है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है ये भी बताया है, और पराशर स्मृति में क्या कहा गया है, प्रश्नोपनिषद में क्या कहा गया है वो भी बताया है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है, तो 11वां स्थान पे आप लोग उनका क्रम याद करेंगे तो ये 11वें पे आता है। अगला दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है निष्क्रमण संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार से पहले कितने संस्कार थे। मैंने आपको ये प्रैक्टिस भी कराई थी, ये बीच में पूछ देते हैं तो 7। आप ये भी याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों शिक्षा के प्रारंभ से। और कौन सबसे पहले उपनयन होते हैं, माता पिता। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे।
सबसे पहले कौन शिक्षा प्रारंभ सबके सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता। लेकिन आप ये यहाँ पे समझ गए होंगे कि उपनयन संस्कार में शिक्षा का प्रारंभ होता है। दोस्तों, अब पिछले साल के हम लोग प्रश्न भी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सजेस्ट कीजिएगा।